डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश कुमार सिंह, केमिस्ट्री फैकल्टी। आज के वीडियो सेशन में हम लोग स्टडी करेंगे सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट एक चैप्टर है, क्लास 12 का है, बोर्ड बेस्ड। इसमें सबसे ज़्यादा बोर्ड बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। नीट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आईआईटी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो चलिए सबसे पहले समझ लें सॉलिड स्टेट के इंट्रोडक्शन से हम रिलेटेड अभी बात कर लेते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि यूनिवर्स के बारे में। पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है वो बना होता है दो चीज़ों से। एक होता है मैटर और सेकंड होता है आपके पास क्या, एनर्जी। तो पूरा का पूरा यूनिवर्स में यही दोनों है, मैटर है एंड एनर्जी है। मैटर और एनर्जी इंटर कन्वर्टिबल भी होता है, जो कि आइंस्टाइन ने आपको बताया था E=mc² के बारे में। ठीक है, तो मैटर में अब आपको सबसे पहले ये 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है कि मैटर क्या होता है। तो मैटर वो चीज़ होता है जिसके पास क्या हो, मास हो, यानी हम कह सकते हैं कि हैविंग मास एंड कैन ऑक्यूपाई स्पेस। और क्या हो सकता है, कैन बी फेल्ट बाई आर सेंस ऑर्गन्स। तो अब इसे हम कहेंगे मैटर। मैटर को डिफाइन करना बहुत काफ़ी आसान है। आप कहिएगा कि मैटर के पास क्या होता है, मास होता है, स्पेस को ऑक्यूपाई करता है और अपने हम सेंस ऑर्गन के जरिए इसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो वो कुछ भी है तो वो मैटर है। मैटर होता है बेसिकली आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे सॉलिड, इसके बारे में डिटेल में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। सेकंड होता है आपके पास गैस, 11th क्लास में पढ़े थे। और सेकंड होता है लिक्विड, चलिए गैस लिख दिए कोई बात नहीं, और थर्ड हम लिख देते हैं लिक्विड। तो गैस और लिक्विड के बारे में 11th क्लास में पढ़े थे और यहाँ डिटेल में बात करेंगे किस चीज़ के बारे में, सॉलिड के बारे में। तो चाहे आपके पास कोई सॉलिड हो या लिक्विड हो या कोई गैस हो, ये बना रहेगा एक पार्टिकल से ऐसे। और इस पार्टिकल्स को हम बोलेंगे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। इसको हम क्या कहेंगे कि ये कोई कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है जिससे कोई मैटर बना हुआ होता है। कोई मैटर कहने का मतलब या तो सॉलिड या तो गैस या लिक्विड किसी न किसी पार्टिकल से बना होगा। तो वो पार्टिकल होगा कौन कौन, या तो होगा वो एटम्स, या हो सकता है कौन सा मॉलिक्यूल्स, या हो सकता है कौन सा आयंस। इन्हीं 3 चीज़ों से बना होता है पूरा का पूरा मैटर। यानी कह सकते हैं कि सॉलिड, गैस, लिक्विड। ऐसे एक सीक्वेंस में लिखना चाहिए था, सॉलिड लिक्विड गैस। ये थोड़ा सीक्वेंस गड़बड़ हो चुका है, कोई बात नहीं है। सॉलिड, गैस, लिक्विड जो भी है एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से बना होगा। वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा कौन सा, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है। देखिए अब यहाँ बात करने जा रहे हैं किस चीज़ के बारे में, सॉलिड के बारे में। तो सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा या तो होगा एटम्स, मॉलिक्यूल्स या तो आयंस होगा। ठीक है। और सॉलिड एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कि ये फॉर्म होता है किस चीज़ का, फॉर्म ऑफ मैटर। आप इसको डिफाइन करिएगा तो लिखिएगा कि सॉलिड इज ए फॉर्म ऑफ मैटर दैट पोजेज डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम। इसी चीज़ को हम बोलते हैं क्या, सॉलिड बोलते हैं। कि फॉर्म ऑफ मैटर है जिसके पास डेफिनेट शेप हो, डेफिनेट वॉल्यूम हो, वो कहलाएगा आपको क्या, सॉलिड कहलाएगा। सबसे पहले देखिए कि सॉलिड में होता है कि कैसे हम कहेंगे डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम। तो देखिए इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है ये सॉलिड का, ये होता है आपका रिजिड। सबसे पहले तो देखिए कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा या तो बना होगा एटम से, ये रिपीट कर रहे हैं, मॉलिक्यूल से, या तो ये बना होगा किस चीज़ से, आयन से। ठीक है। सेकंड थिंग इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या है कि इसका जो नेचर होना चाहिए, ये इसका नेचर होता है रिजिड। और इसी रिजिडिटी के वजह से इसका शेप क्या हो जाता है, डेफिनेट और डेफिनेट वॉल्यूम। और आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है। और सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा वो क्या होगा, आपके पास क्लोजली पैक्ड होगा। क्लोजली पैक्ड क्यों होगा,
क्लोजली पैक्ड के पीछे एक रीजन है कि इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। और सॉलिड के केस में हम देखें तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो भी है वो उसका एक फिक्स्ड पोजीशन होगा, तो हम लिख देते हैं ऑक्यूपाई फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन oscillate about their mean position, अपने मीन पोजीशन पे ये क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा, ठीक है। और इस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास एक एनर्जी होगा, दैट एनर्जी इज नोन एज थर्मल एनर्जी, ठीक है। थर्मल एनर्जी का वैल्यू यदि लो होगा तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स काफ़ी क्लोज पास में चले आएंगे। सॉलिड के केस में क्या होता है कि थर्मल एनर्जी का वैल्यू कम से कम होता है, तो थर्मल एनर्जी का वैल्यू लो होगा तो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दूसरे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के काफ़ी करीब आ जाएगा। करीब आने के बजाय और भी क्या है कि थर्मल एनर्जी शुड बी लो एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होना चाहिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी क्या होना चाहिए, अट्रैक्शन ये होना चाहिए काफ़ी ज़्यादा हाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है, एक है फर्स्ट आपके पास कौन सा, थर्मल एनर्जी, और सेकंड पॉइंट है कौन सा, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के वजह से जो सॉलिड के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी क्या होते हैं, करीब होते हैं। आपसे एक सवाल पूछा जाएगा कि वाई सॉलिड एग्जिस्ट, तो बोलिएगा कि सॉलिड एग्जिस्ट करने के पीछे 2 वजह है। थर्मल एनर्जी शुड भी क्या होना चाहिए, वेरी लो, तो ये सिंबल ऐसे जो नीचे किए हैं वो वेरी लो, एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड भी क्या होना चाहिए, वेरी हाई। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड भी क्या होना चाहिए, हाई का ये ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं। तो देखिए थर्मल एनर्जी इसके पास जब कम होगा इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास, तो ये मूव नहीं करेगा। गैस के केस में क्या होता है कि थर्मल एनर्जी का वैल्यू काफ़ी अधिक होता है, तो इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये एक दूसरे के पास रहना नहीं चाहता, दूर जाना चाहता है। और इसी थर्मल एनर्जी को हम जब डिक्रीज कर देंगे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स करीब आएगा, ज़्यादा मूव नहीं करेगा, तो वो कंडीशन चला जाएगा लिक्विड का। और जब सबसे कम हो जाएगा थर्मल एनर्जी का वैल्यू तो ये काफ़ी क्लोजली एक दूसरे से आकर के पैक्ड हो जाएगा और इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बनाएगा। देखिए इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी स्ट्रक्चर को हम कहेंगे कि ये जो है सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड है। और सेकंड थिंग इसमें क्या है कि इसमें रिजिडिटी होता है। देखिए इसका नेचर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का है वो क्या है, रिजिड है। रिजिड होने की वजह से क्या होगा कि हम इसके चारों तरफ से यदि हम इसको कंप्रेस करना चाहें, इधर से प्रेशर देना चाहें, इधर से देना चाहें, इधर से देना चाहें, इधर से देना चाहें, तो ये कंप्रेस नहीं होगा, तो इनकम्प्रेसिबल हो जाता है कौन, सॉलिड, ठीक है। तो अब देखिए आपसे पूछा जाएगा क्या कि किसी भी सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम वो होता है फिक्स्ड, ठीक है। और इसका जो शेप होता है वो भी क्या होता है आपका, वो भी होता है फिक्स्ड। रीजन क्या है, दिस इज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। आंसर यही होगा। तो इसका डेफिनेशन में यहाँ क्या लिखें कि फॉर्म ऑफ मैटर, ये फॉर्म है मैटर का, दैट पोजेज डेफिनेट शेप। इसके पास देखिए ये जो शेप है काफ़ी क्या है, डेफिनेट है, ये चेंज नहीं हो सकता है। एंड डेफिनेट वॉल्यूम। पूछा जाएगा आपसे कि वाई डेफिनेट शेप एंड वाई डेफिनेट वॉल्यूम, तो बोलिएगा दिस इज ड्यू टू द रिजिडिटी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन होता है, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकता है, यही तीनों में से कोई एक होगा। फिर पूछा जाएगा कि वाई सॉलिड, तो सॉलिड होने के पीछे एक रीजन है कि थर्मल एनर्जी शुड बी लो एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड भी क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ठीक है। और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के पास कुछ न कुछ एनर्जी होता है, दैट एनर्जी इज नोन एज थर्मल एनर्जी, यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पजेस्ड एनर्जी ड्यू टू टेम्परेचर कॉल्ड थर्मल एनर्जी।
तो सॉलिड के प्रॉपर्टीज में हम क्या क्या लिख सकते हैं कि कोई सॉलिड के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज आ गया। सॉलिड के पास हुआ कि फिक्स्ड वॉल्यूम है, डेंसिटी भी, तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, डेंसिटी हाई हो जाएगा। इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका डेंसिटी हाई हो जाएगा। सेकंड है कि इसको हम चारों तरफ से कंप्रेस भी कर रहे थे तो हो नहीं रहा था, तो इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल क्यों, ड्यू टू रिजिडिटी, ड्यू टू रिजिडिटी। ये बोर्ड में ये पूछा जा सकता है कि क्यों, तो ड्यू टू रिजिडिटी। ठीक है। फिर क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसका क्या होगा, अट्रैक्शन शुड बी हाई, तो यहाँ लिख देते हैं कि ये क्या हो जाएगा आपका, हाई हो जाएगा। ठीक है। और क्या होगा, थर्मल एनर्जी, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थर्मल एनर्जी, इसमें सबसे क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। और सबसे हाई थर्मल एनर्जी किस में होता है, गैस में होता है, और इन बिटवीन किस में होता है, लिक्विड में होता है। ठीक है। तो सॉलिड का आपसे प्रॉपर्टीज पूछा जाए तो यहाँ कौन कौन से पॉइंट पे हम डिस्कस किए वो पहले आप देख लीजिए एक बार। सबसे पहले मैंने बात किया है किस चीज़ पे, कि पूरा का पूरा यूनिवर्स जो बना होता है मैटर और एनर्जी से, मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस हो गया। क्यों सॉलिड, तो आपका ये रीजन है, थर्मल एनर्जी शुड बी लो एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी हाई। डेफिनेशन में ये क्यों फिक्स्ड है, क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रिजिड होता है, क्लोजली पैक्ड होता है, ये फिक्स्ड पोजीशन होता है, और ये अपने मीन पोजीशन पे ही इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं, ये ज़्यादा मूवमेंट इसमें नहीं होता है। साथ साथ में आपने यहाँ एक नेचर देखा किस चीज़ के बारे में, डेंसिटी के बारे में, कि डेंसिटी हाई होता है, इनकम्प्रेसिबल ड्यू टू रिजिडिटी होता है, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, हाई, और थर्मल एनर्जी इसका क्या हो जाएगा आपके पास, लो हो जाएगा। तो ये है आपके पास क्या, सॉलिड का इंट्रोडक्शन। अब चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड के बारे में। देखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड होता है आपको दो तरीके का होता है, टू टाइप्स होता है। ठीक है। सॉलिड हो जाएगा कितने टाइप का, दो टाइप का हो जाएगा। एक हो जाएगा आपके पास कौन सा, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और सेकंड हो जाएगा आपके पास कौन सा, अमॉर्फस सॉलिड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, फर्स्ट वन इज द क्रिस्टलाइन एंड सेकंड वन इज द अमॉर्फस सॉलिड। देखिए इसमें होगा, क्रिस्टलाइन वाले में होता है क्या, कि इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसका जो ज्योमेट्री होता है वो क्या होता है आपका, फिक्स्ड होता है, एक ही तरीके से क्या होगा, अरेंज्ड होगा। और इसमें एक ही तरीके से अरेंज्ड नहीं होगा अमॉर्फस में, यानी हम कह सकते हैं कि इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलर फैशन में अरेंज नहीं होंगे, इरेगुलर फैशन में ये अरेंज्ड होंगे। ठीक है। अब देखिए इसका ज्योमेट्री फिक्स्ड है, ये देखिए इसका ये हेक्सागोनल है, तो सब जगह हमने हेक्सागोनल ही बनाया है। लेकिन आप यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए कि आपके पास पेंटागोनल है, कुछ चेंज कर दीजिए, ये अलग सा हो जाएगा, ये अलग सा हो जाएगा, इसका फिक्स नहीं होता है। तो ज्योमेट्री इसका फिक्स नहीं होता है और इसका ज्योमेट्री फिक्स्ड होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ पे, ज्योमेट्री पे। ज्योमेट्री इसका हम देख रहे हैं कि क्या है, फिक्स्ड है, और इसका जो ज्योमेट्री है वो फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड। ठीक है। अब इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, तो ज्योमेट्री फिक्स्ड होने की वजह से जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होगा उसका पोजीशन क्या होगा, फिक्स्ड होगा। तो देखिए इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ये सब है, सब का सब अपने एक फिक्स्ड पोजीशन पे है। ठीक है। सब एक ही तरीके से अरेंज है इन ए रेगुलर फैशन। और इसमें देखिए इस तरीके से कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जैसे तैसे अरेंज हो गया, तो इसमें हम कहेंगे कि इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रेगुलर फैशन में अरेंज्ड नहीं है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है। अब आ जाइए इसके सेकंड पॉइंट पे, कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज्ड इन रेगुलर फैशन में ये अरेंज्ड होगा। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और इसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो होगा आपके पास क्या, नॉट अरेंज्ड इन
नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर, ये इरेगुलर होगा तो नॉट इन ए रेगुलर फैशन, ये पॉइंट हो गया आपके पास। तो सबसे पहले ज्योमेट्री समझिए। ज्योमेट्री बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। देखिए ज्योमेट्री जैसे हेक्सागोनल, पेंटागोनल, ये सब क्या होता है? ज्योमेट्री होता है। तो ज्योमेट्री जिस तरीके का एक का है डिजाइन, उसी तरीके का सबका, यानी फिक्स्ड हो गया। लेकिन इसमें ज्योमेट्री सबका क्या होगा? अलग अलग तरीके का हो जाएगा। ठीक है, ज्योमेट्री वन टाइप होने के, फिक्स्ड होने की वजह से इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा वो रेगुलर फैशन में अरेंज्ड होगा। जबकि इरेगुलर ज्योमेट्री होने की वजह से इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो रेगुलर फैशन में अरेंज्ड नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, थर्ड पॉइंट पे। देखिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा। शार्प करने का मतलब कि फिक्स्ड होगा। क्यों शार्प होगा? जितना टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा उतना ही टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा, उतना ही टेम्परेचर पे ये मेल्ट होगा। लेकिन आप इस पे देखिए, इसको मेल्ट होने में थोड़ा सा क्या लगेगा? वक्त लग सकता है। इसको नहीं लगेगा, इसको नहीं लगेगा, इसको थोड़ा लग सकता है। यानी ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है। अलग अलग टेम्परेचर पे इसका अलग अलग पार्ट क्या करेगा? मेल्ट करेगा। तो लिख देते हैं कि मेल्ट ओवर रेंज ऑफ टेम्परेचर, रेंज ऑफ टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर पे ये क्या करता है? मेल्ट करता है। फोर्थ पॉइंट देखिए, इसका जो हीट ऑफ जो फ्यूजन होता है, हीट ऑफ फ्यूजन और मेल्टिंग पॉइंट दोनों इसमें डेफिनेट होता है, शार्प होता है, फिक्स्ड होता है। तो हीट ऑफ फ्यूजन इसमें क्या हो जाएगा आपके पास? ये हो जाएगा डेफिनेट। और इसमें जो हीट ऑफ फ्यूजन है नॉट डेफिनेट, ये फिक्स नहीं होगा, ये चेंज कर जाएगा। ठीक है, और क्या होगा जब इसको हम कट करेंगे? सबसे पहले इसका हम देख लेते हैं कौन कौन सा, इसका हम एग्जाम्पल को हम पुट कर लें तो हम देख सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल आ जाएगा मेटल्स। और क्या आ सकता है? नॉन मेटल्स भी हो सकता है। साथ साथ में एक जो ज़्यादा जो पूछा जाता है वो होता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज एग्जाम्पल है किस चीज़ का? क्रिस्टलाइन सॉलिड का। और इसका जो एग्जाम्पल है वो आ जाएगा प्लास्टिक, प्लास्टिक, रबर, कोल्ड तार, पीच, ये सब पूछता है। एंड क्वार्ट्ज ग्लास। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, दोनों में कन्फ्यूजन हमेशा होता रहेगा, क्वार्ट्ज एंड क्वार्ट्ज ग्लास। तो जैसे ही ये ग्लास हुआ ये हो जाएगा आपका कौन सा? अमॉर्फस सॉलिड, अमॉर्फस सॉलिड। और केवल हम क्वार्ट्ज लिखेंगे तो हो जाएगा कौन सा? क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, दोनों सिलिका का ही बना होता है, लेकिन दोनों के जो स्ट्रक्चर होता है, जैसे इसमें ज्योमेट्री इसका क्या हो जाएगा? फिक्स्ड हो जाएगा, इसका ज्योमेट्री फिक्स्ड नहीं होगा। साथ में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम देखेंगे वो कौन सा है? जैसे ये प्लास्टिक का बना हुआ पेन है, इसको हम जब कट करेंगे तो इसका जो कट पॉइंट होगा वो क्लीन ना होगा, वो रुखड़ा रुखड़ा टाइप का होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये क्लीन क्लीवेज नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ये अमॉर्फस सॉलिड है और यही मेटल का बना होता तो ये क्लीन क्लीवेज देता। तो जितना भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्या देता है आपको? वो क्लीन क्लीवेज देता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड आपको क्लीन क्लीवेज नहीं देता है कट करने पे। तो यहाँ लिख देते हैं कि दे अंडरगो ए क्लीन क्लीवेज। ठीक है, और इसमें क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, दे अंडरगो एन इरेगुलर कट, दे अंडरगो एन इरेगुलर कट। ये इरेगुलर कट देगा, ये फिक्स नहीं होगा। ठीक है, इसका जो नेचर होता है आपका कैसा होता है? ये किसका? क्रिस्टलाइन सॉलिड का नेचर होता है, हम यही लिख देते हैं कि इसका जो नेचर होता है वो होता है एन आइसोट्रॉपिक। और इसका जो नेचर होता है आपका नेचर वो होता है कैसा? आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक। सबसे पहले इस पॉइंट पे भी हम लोगों को समझना होगा, आइसोट्रॉपिक और कौन सा है? अनआइसोट्रॉपिक। ठीक है, तो देखिए तीन प्रॉपर्टीज है
कौन कौन सा? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थर्मल एक्सपेंशन। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड थर्मल एक्सपेंशन। यदि हर एक आप इधर से जाइए, चाहे इधर से जाइए, चाहे इस तरफ से जाइए या इस तरफ से जाइए, किसी तरफ से भी जाइए, यदि सेम होगा ये तीनों प्रॉपर्टीज, कौन कौन? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और थर्मल एक्सपेंशन, तो वैसे सॉलिड क्या हो जाएगा? आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और अमॉर्फस क्या होता है? आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है। लेकिन ये तीनों प्रॉपर्टीज यदि अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वैल्यू दे तो वो कहलाएगा आपको कैसा? अनआइसोट्रॉपिक इन नेचर। और अनआइसोट्रॉपिक नेचर का कौन होता है? क्रिस्टलाइन होता है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, etc आर आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शन or all direction identical in all direction seen in amorphous solid but not identical in all direction seen in crystalline solid. That's why जो नेचर होता है अमॉर्फस सॉलिड का वो होता है आइसोट्रॉपिक, और नेचर जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का वो होता है एन आइसोट्रॉपिक। और ये ऑप्शन है, ये कई बार आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर देखा जाता है कि रेंज ऑफ ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, तो उस पर अब चलिए बात कर लेते हैं। तो ये जो होता है आपके पास कौन सा? नेक्स्ट पॉइंट पे, इसमें क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में कि हर जगह पे कोई ज़रूरी नहीं हो कि जिस तरीके का ज्योमेट्री यहाँ है आप देख रहे हैं उसी तरीके का लंबे दूरी तक के बना रहे। ये लंबे जगह पर तक जाते जाते कहीं ना कहीं एक आध जगह डिफॉर्मिटी आ जाएगा, यानी एक ना एक जगह ख़राब होगा। 100% ये परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये तो परफेक्ट होता ही नहीं है। तो कहने का मतलब होता है कि इसमें आपको मिलेगा कैसा? लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो मिलेगा, यानी एक ही तरीके का तो मिलेगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर, एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलेगा, और इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? केवल शॉर्ट रेंज ऑर्डर आपको इसमें देखने को मिलेगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्यों? देखिए यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और है, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, तो हर जगह चेंज होता चला जाएगा। तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर सबसे ज़्यादा दिखेगा। शॉर्ट रेंज ऑर्डर बीच बीच में कभी कभी कोई ना कोई डिफ़ॉल्ट की वजह से आपको शॉर्ट रेंज ऑर्डर देखने को मिलेगा। तो ये है आपके पास कौन सा? टाइप्स ऑफ सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड अमॉर्फस सॉलिड। हमारे सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स के बारे में पढ़ना है, अमॉर्फस सॉलिड के टाइप्स के बारे में नहीं पढ़ना है। तो अगले वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, जो कि होता है आपके पास कौन सा? ये होता है 4 टाइप्स का। एक होगा आयनिक सॉलिड, दूसरा मोलिकुलर सॉलिड, और थर्ड कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड, और फोर्थ नंबर पे चला जाएगा कौन सा? मेटालिक सॉलिड। जिसमें से टाइप 3 का नहीं पढ़ना है, केवल मोलिकुलर सॉलिड का अगेन 3 टाइप्स पढ़ना है। कौन कौन? मोलिकुलर सॉलिड, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आयनिक सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड, कोवैलेंट और नेटवर्क सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड, दीज आर द टाइप्स ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन इसी में से एक है आपके पास कौन सा? मोलिकुलर सॉलिड जो बना होता है वो 3 टाइप्स का हो जाएगा। कौन कौन? नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, पोलर मोलिकुलर सॉलिड एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। तो ये तीनों टाइप के बारे में और इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के टाइप्स के बारे में सॉलिड स्टेट के पार्ट 2 वाले वीडियो में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और आप ध्यान से ये देखिएगा, ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रिपेयर किया है, और ये कम्प्लीटली बोर्ड बेस्ड, कंपटीशन बेस्ड, सब कुछ टू द पॉइंट इस पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, अगले दिन मैं बात करूंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पे। थैंक यू।